जय बिहार दोस्तों, एग्जामपुर परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं, ये जो वीडियो रहेगा आप लोग को बीपीएससी पैटर्न पे आधारित रहेगा, जिसमें बीपीएससी में जो भी सामान्य जागरूकता का प्रश्न और करंट अफेयर्स का जो सवाल बनते हैं उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। आपको बता दूं कि ये सेशन में ये आज का पहला वीडियो है। इससे संबंधित जो है आप लोग को टोटल में 25 वीडियो आप लोग को यहाँ पर देने वाला हूँ, यानी कि इसमें 25 वीडियो वैसे रहेंगे जहां से आप लोग को सवाल जो है 69वें बीपीएससी का देना हो एग्जाम या बिहार शिक्षक भर्ती, उसमें आपको रामबाण साबित होगा। तो चलिएगा आज का लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और ये सेट नंबर 1 रहेगा, यानी कि ये प्रैक्टिस सेट के तौर पर हम देंगे। टोटल 25 सेट आप लोग को बीच में प्रोवाइड करूंगा, जहां पे इंपोर्टेंट करंट अफेयर को यहाँ पे कवर करेंगे एकदम जो है बीपीएससी पैटर्न पे। तो जितने भी प्यारे साथी जुड़े हैं एक बार सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। और देखिएगा आज का पहला सवाल हमारा क्या बोल रहा है। पहला सवाल देखिएगा, बोल रहा है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत 25 मई 2023 से हो गई है, तो इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिएगा। देखिएगा पहला कथन क्या दिया हुआ है प्यारे साथी, जो भी ऑप्शन दिया रहता है हर ऑप्शन पे बारे में बात करेंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है इसका कितनावां संस्करण हो रहा है, तो इसका तीसरा संस्करण हो रहा है, यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें क्या इसका आयोजन 25 मई से लेकर 3 जून तक चलेगा, जी हाँ 25 मई से लेकर 3 जून तक। क्या इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में होगा, तो जी हाँ उत्तर प्रदेश। तो पहला ऑप्शन बोल रहा था कि बताइएगा वर्ष 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन 25 मई से 3 जून तक उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। क्या ये कहना सही था? जी हाँ सर, ये तो सही है, एकदम सही है। और ये सवाल आपको एकदम वीवीआई सवाल रहेगा, एकदम लिख लेना, पेपर में आपको आएगा। चाहे आप बिहार शिक्षक भर्ती का एग्जाम दे रहे हो या आप लोग को बीपीएससी 69वीं देना हो, वहां पर यह सवाल पक्का पूछा जाएगा आप लोगों से। चलो एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दो जितने भी प्यारे साथी देख रहे हैं। अगर अगला बात करें यहाँ पे कि जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, क्या इसका तीसरा संस्करण है? जी हाँ तीसरा संस्करण है। क्या इसका शुभंकर जो है जीतू रखा गया है? जी हाँ इसका नाम जीतू रखा गया है। उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु जो कि बारहसिंगा, जैसे बिहार में राजकीय पशु जो है क्या देखने को मिलता है, तो बैल देखने को मिलता है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में राजकीय पशु बारहसिंगा, तो उसी का जो है ना प्रतिनिधित्व कर रहा है जीतू। जीतू जो है एक नाम जो है ये शुभंकर के तौर पर है बारहसिंगा का ही, तो ये दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा देखो बोल रहा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण वर्ष 2020 में कर्नाटक में आयोजित किया गया था। क्या ये कहना सही है? चलो एक बार जल्दी से बताओ कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण वर्ष 2020 में कर्नाटक में आयोजित हुआ था? जी नहीं, पहला कर्नाटक में नहीं हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो पहला देखो, दो संस्करण आप लोगों को याद करना है। जब तीसरा संस्करण ये है तो तीसरा संस्करण कहाँ पे है? तो तीसरा संस्करण यूपी में। अगर बात करें इससे दो पहले, तो पहला अगर बात किया जाए ये पहला कहां पे हुआ था, और आपको दूसरा भी याद कर लेना, पहला और दूसरा दोनों आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला की अगर बात करें तो उड़ीसा में हुआ था। कहां हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। अगर दूसरा की अगर बात करें प्यारे साथी, तो दूसरा कहां पे हुआ था? तो कर्नाटक में। तो ये तीसरा कहना क्या है, सही है नहीं ना? क्योंकि बोला कि पहला संस्करण वर्ष 2020 में कर्नाटक में आयोजित हुआ था, तो ये कहना गलत हो जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। तो 1 और 2 कहाँ पे हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एकदम लग रहा है ना बीपीएससी पैटर्न पे, जो बीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है इसी तरह का सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा। इतना घबराना नहीं है कि ये हार्ड सवाल है। देखो हार्ड सवाल इसलिए है क्योंकि 3 ऑप्शन दिया हुआ है, ये उसी बच्चा से बनेगा इस तरह का सवाल जो कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आज का एग्जाम जो है बिहार लोक सेवा आयोग अगर कोई बोलता है टीचर कि बहुत आसान है, ऐसा नहीं है, ये कहना सरासर गलत हो जाएगा। बीपीएससी का पैटर्न जो है पहले की अपेक्षा बहुत जो गुना बोला जाता है ना, एकदम से एकाएक बढ़ जाना, तो ये पेपर का लेवल जो रहेगा थोड़ा हार्ड रहेगा। तो घबराना नहीं रहेगा आप लोग को, आपको हर वो लेवल को मैं देने वाला हूँ। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। केवल 1 और 2 हम आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये क्लासेज 9 बजे से ही चालू होने वाला था, परंतु कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आज क्लासेज में थोड़ा सा डिले हो गया है, तो हम क्षमा चाहेंगे। एक बार आप लोग सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए। चलो वो एक बार सेशन को शेयर कर दो। मधुशाला अभी तुरंत चालू हुआ है भाई, एक बार सेशन को शेयर कर दो आप लोग। तो पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और देख लो इसका उत्तर प्रदेश में जो है उद्घाटन जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, और साथ में यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जो है गरिमामयी स्थिति के तौर पर वहां पे उपस्थित हुए थे। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के 4 शहर जैसे वाराणसी,
गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ में इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये अभी चलेगा, कब तक चलेगा? 3 जून को इसका समापन होगा। और आपको बता दूं कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है, ये आपको जो युवा मामलों और खेल मंत्रालय है जो भारत सरकार का, उसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और युवा मामलों और खेल मंत्रालय के जो मंत्री हैं अभी वर्तमान में कौन देखने को मिलते हैं? तो इनका नाम है अनुराग ठाकुर। ये भी आप लोग को याद रखना है। चल गए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है? अगला सवाल देखो 2 नंबर, 32वां ब्याज सम्मान से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। एकदम जो है ना, एकदम बीपीएससी जिस तरह से सवाल पूछता है मैं उसी तरह से आप लोग को लेकर आया हूं। एकदम कथन वाला सवाल रहेगा, एकदम जो है लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि लेवल जब लेवल में रहोगे तभी जाकर वहां पे बनेगा सवाल। देखो 32वां ब्याज सम्मान की अगर बात करें, ब्याज सम्मान जो कि क्या के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है? जी हाँ, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो क्या के बिरला फाउंडेशन को 1991 में स्थापित किया गया था? तो क्या ये 3 नंबर में बोल रहा ऑप्शन में कि यह सम्मान वर्ष 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया था, क्या ये कहना सही है? तो जी हाँ सर, ये तो सही है। दूसरा नंबर बोला इन्हें यह सम्मान उनके उपन्यास पागल खाना के लिए, यानी कहने का मतलब है कि ब्याज सम्मान जो है हिंदी के क्षेत्र में कोई पिछले 10 सालों में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। हिंदी के क्षेत्र में अगर कोई अगर अच्छा काम किया है तो उनको ब्याज सम्मान से सम्मानित किया जाता है। ये 32वां संस्करण हाल ही में दिया गया। तो 9 मार्च 2023 को हिंदी साहित्य के जाने माने लेखक जिनका नाम है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को यह सम्मान प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। क्या ये कहना सही है? तो जी हाँ प्यारे साथी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा, उन्हें यह सम्मान उनके उपन्यास पागल खाना के लिए दिया जाएगा। तो जी हाँ, ये पागल खाना के लिए। तो पागल खाना क्या है? पागल खाना एक किताब है जिसका नाम क्या है? पागल खाना, जिसके लेखक हैं डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। तो यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। बोल रहा था 32वां ब्याज सम्मान, तो आप लोग को याद रखना है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। कौन सा किताब के लिए? तो पागल खाना के लिए। और ये अवार्ड जो दिया जाता है ब्याज सम्मान, ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। चलिएगा, चलो एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। मनीष प्रकाश, मधुशाला, अंजलि राज, रानी सिंह जुड़े हुए हैं। चलो एक बार सेशन को शेयर कर दो। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है कि ये क्लासेज स्टार्ट हो गया है, क्योंकि अटेंडेंस से इवेंट बनवाना पड़ा था, क्योंकि मैंने वादा कर दिया था, जो वादा किए हैं वो निभाएंगे भाई। क्योंकि मैंने वादा किया था कि आप लोग को आज मैं रात को क्लास लूंगा, तो चाहे कुछ भी होता, चाहे 12 बज जाता, फिर भी आप लोग को मैं क्लास लेता। चाहे बच्चों से वो पता नहीं चलता है कि बच्चा कितना रहे, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको लगा कि नहीं सर आज नहीं आ पाएंगे, मगर कोई बात नहीं, आप बाद में भी वीडियो को देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर तीनों, ये इतना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको बता रहा हूँ ना कि ये इसमें एक वीडियो में आपको 25 सवाल में टोटल कराऊंगा, ध्यान से समझिएगा। 25 सवाल एक वीडियो में रहेगा। ऐसा आपको 25 वीडियो में दूंगा, रामबाण वीडियो रहेगा। और मैं चैलेंज करता हूं, पूरे भारतवर्ष में चैलेंज करूंगा कि इस वीडियो से बाहर आपको बिहार शिक्षक भर्ती का एग्जाम हो या आपका जो है बीपीएससी का एग्जाम हो 69वीं, उसमें 90% आपको इसी वीडियो से रहेगा। टोटल 25 वीडियो में से ही आपको देखने को मिलेगा। ये मेरा गारंटेड वीडियो रहेगा, गारंटी के साथ मैं पढ़ाऊंगा इस लेक्चर को, क्योंकि इसमें बहुत सारा मेहनत है और बहुत सारा इसमें जो है एनर्जी को लगाया गया है। तो कभी भी कोई भी टॉपिक में पढ़ाऊंगा तो उसका पूरा का पूरा जो है डिटेल में यहाँ पे एनालिसिस भी करूंगा। चलेगा, यहाँ पे अगर बात करें तो सरस्वती सम्मान 2022 की अगर बात करें 32वां संस्करण, देखो 32वां संस्करण सबका है, चाहे आपका सरस्वती सम्मान हो या आपका ब्याज सम्मान हो या बिहारी पुरस्कार हो। आपको 2022 वाला ये दिया जा रहा है, मगर दिया कब गया? 2023 में। तो सरस्वती सम्मान देख सकते हैं पिक्चर में, ये शिव शंकरी को मिला, जो कि नाम है इनका शिव शंकरी, जो कि तमिल लैंग्वेज में एक किताब था इनका सूर्यवंशम नामक एक किताब था, उसके लिए दिया गया। तो पूछेगा ये बताओ सरस्वती सम्मान का 32वां संस्करण किसे दिया गया है? शिव शंकरी को दिया गया है। ब्याज सम्मान जिसका 32वां संस्करण ज्ञान चतुर्वेदी साहब को, इनका किताब जो था उपन्यासकार था, पागल खाना के लिए दिया गया है। वहीं बिहारी पुरस्कार की अगर बात करें जिसका 32वां संस्करण, ये डॉक्टर माधव हाडा को दिया गया है। कौन सा किताब? पचरंग चोल पहर सकीरे। क्या नाम है? पचरंग चोल पहर सकीरे। तो ये आप लोग को 3 किताब इंपोर्टेंट है। तीनों का किताब कभी कभी लेखक भी पूछ देगा, जैसे पूछ देगा कि सूर्यवंशम किताब हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा, इसका लेखक कौन है? तो शिव शंकरी। पागल खाना किताब हाल ही में चर्चा में रहा, ज्ञान चतुर्वेदी। पचरंग चोला पहर सकीरे बिहारी पुरस्कार मिला था डॉक्टर माधव हाडा को। आपको बताते चले बिहारी पुरस्कार का मतलब ये नहीं कि केवल और केवल ये बिहार के लोगों को मिलता है, ये बिहार से
थोड़ा सा भी लिंकअप नहीं रखता है। हम आप लोग को बताने वाले हैं बिहारी पुरस्कार, व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान के बारे में। चलिएगा, सम्राट गोयल बोल रहे हैं कि सर बिहार जुडिशरी का एडमिट कार्ड ही आउट नहीं हुए हैं। कब एग्जाम है बाबू? अभी एडमिट कार्ड नहीं आउट हुए तो अभी पता नहीं होगा आप लोग को। चलो यहाँ पर समझो, यहाँ पर कुछ चीजों को समझे। बिहारी पुरस्कार की अगर बात किया जाए, या आपका सरस्वती सम्मान हो या व्यास सम्मान, पूछेगा बिहारी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान या व्यास सम्मान, तीनों का स्थापना कब किया गया था? 1991 में किया गया था। और किनके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा किया गया था। आपको बता चले कि व्यास सम्मान 10 वर्षीय की अवधि में, यानी कि पिछले 10 सालों में कोई अगर हिंदी के क्षेत्र में अगर बहुत अच्छा काम करता है, साहित्यिक कृति वगैरह लिखता है, तो उनको जो है ये अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। जैसे हाल ही के दिनों में आप लोग व्यास सम्मान देखिए किनको मिला, तो व्यास सम्मान जो है आप लोग को याद रखना है कि एक व्यास सम्मान होता है, एक बिहारी पुरस्कार होता है और एक आपका सरस्वती सम्मान होता है। तो व्यास सम्मान कहीं ना कहीं आपका इंपोर्टेंट सवालों में से एक रहेगा, पागलखाना के लिए आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं, व्यास सम्मान पागलखाना के लिए ज्ञान चतुर्वेदी साहब को मिला था। तो ये हो गया। तीसरा पॉइंट याद रखना है, सरस्वती सम्मान की अगर बात किया जाए, आखिर सरस्वती सम्मान किनको दिया जाएगा? जैसे व्यास सम्मान हिंदी के क्षेत्र में कोई उत्कृष्ट कार्य करता है तो उनको दिया जाता है। वहीं सरस्वती सम्मान की अगर बात की जाए, 10 वर्षों में किसी भी भारतीय भाषा में, कोई भी भाषा, चाहे तमिल हो, जैसे संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनों भाषाओं का जिक्र मिलता है? 22 भाषाओं का जिक्र मिलता है। और 22 भाषाओं में से अगर बात किया जाए तो बिहार का एक क्षेत्रीय लैंग्वेज भी वहां पे शामिल है। कौन सा है? तो वो आपका मैथिली लैंग्वेज भी वहां पे सम्मिलित किया गया है। तो जब आईएएस का एग्जाम में बैठिएगा तो आपको अगर मन है कि मैथिली में भी आप लोग को पेपर मिलना चाहिए, तो वो भी आप लोग को मिलेगा वहां पे। तो सरस्वती सम्मान 10 वर्षों में किसी भी भारतीय भाषा में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक रचना को सम्मानित करते हुए विजेता को 10 लाख रुपए की नगद राशि और प्रशस्ति पत्र जो होता ना लोगों को दिया जाता है। तो सरस्वती सम्मान किसको? कोई भी लैंग्वेज में अगर कोई अच्छा कार्य करता है, पिछले अगर 10 वर्षों के दौरान उन्होंने अच्छा कार्य किया है, कुछ समय व्यतीत किया है, तो उनको दिया जाता है। और आपको एक तो पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर बिहारी पुरस्कार बिहार सरकार के द्वारा का देवल जाए है ना भाई, जी देवल जाता है। प्रसिद्ध कवि थे एक बिहारी जो कि राजस्थान से बिलोंग करते थे, तो राजस्थानी लेखकों को ये पुरस्कार में जो है 2.5 लाख रुपया दिया जाता है। और ये उन्हीं को मिलेगा जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। यानी कि यह प्रत्येक वर्ष किसी राजस्थानी लेखक तथा हिंदी के क्षेत्र में अगर कोई उत्कृष्ट कार्य करता है, यानी कि ये राजस्थान में जो है ना दिया जाता है। और राजस्थान के लोगों को, जो राजस्थान के जो लेखक, राजस्थान लैंग्वेज होता है, वहां पर जो है कहीं ना कहीं लोगों को उसके बारे में बताते हैं या हिंदी के क्षेत्र में अच्छा कार्य करते हैं, तब यह पुरस्कार से नवाजा जाता है। चलिए यहाँ तक क्लियर है? एनीबॉडी एल्स? चलो जल्दी से बताओ, किन्हीं को कोई दिक्कत है? चलो अगला देखो, यहाँ पे 3 नंबर सवाल है कि आपदा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? सुभाष चंद्र बोस, जिनके नाम के पहले नेताजी लगा हुआ रहता था। नेताजी, आप लोग जितने लोग हैं रिवीजन भी कर लेना, पूरा 25 वीडियो में दूंगा। और बीपीएससी में चैलेंज रहेगा कि इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये पहला वीडियो रहेगा। हर वीडियो में 25 सवाल, लगभग में आपको 625 सवाल होते हैं, मगर 625 में भी मैं फुल डिस्कशन करूंगा यहाँ पे। तो हो सके सवाल जो है 1200 से 1500 बन जाएगा। आपदा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो सुभाष चंद्र बोस जो है, इनके नाम के पहले नेताजी लगा हुआ रहता है। और इनको जो है एक और नाम से जाना जाता है, देशभक्तों का देशभक्त। क्या बोला जाता है? देशभक्तों का देशभक्त, आप लोग को याद रखना है। और एक सवाल जो है आप लोगों से एग्जाम में पूछा गया था कि जो नेताजी नाम है, जो सम्मान सूचक शब्द है, ये कहां पर दिया गया था? तो जर्मनी में। जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस को नेताजी शब्द जो है सम्मान सूचक शब्द है, उसको शामिल किया गया था। तो ये उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और आपका लुंगलई फायर स्टेशन मिजोरम। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए और सी आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। ए और सी दोनों हो जाएगा। यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन और लुंगलई फायर स्टेशन जो मिजोरम में है उसको प्राप्त हुआ था। और ये केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है 23 जनवरी 2023 को। अब 23 जनवरी की अगर बात की जाए, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अगर बात किया जाए कि सुभाष चंद्र बोस का जयंती कब होता है, तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती की अगर बात करें तो इनकी जयंती के अवसर पर दिया जाता है 23 जनवरी को। और 23 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं भाई? पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। पराक्रम दिवस के रूप में हम लोग 23 जनवरी को मनाते हैं। ये भी आप लोग को याद रखना है। तो ये पराक्रम दिवस
जो कि आपको 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पे मनाया जाता है। चलो एनीबॉडी एल्स, किन्हीं को कोई दिक्कत? कुमार है, मधुशाला, मनीष प्रकाश। अगले सवाल की ओर रुख करते हैं, उससे पहले आपको बता दूं कि जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है, इसकी शुरुआत पूछा जाता है तो आप लोगों को बताना है कि 2019 में इसकी शुरुआत किया गया था। और ये 2 श्रेणी में दिया जाता है, या तो संस्थागत, कोई संस्था अगर अच्छा काम करा, जैसे लुंगलई फायर स्टेशन हो, या आपदा प्रबंधन से संबंधित जो है उड़ीसा वाला है, वो कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे है। और एक व्यक्तिगत, कोई व्यक्ति विशेष को भी दिया जाता है, तो ये 2 श्रेणी में दिया जाता है। परंतु यहाँ पे राशि में अंतर, अगर मान लीजिए कोई संस्था यहाँ पर अगर ये अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, जीतता है, तो उनको 51 लाख रुपया नगद आपको दिया जाता है। 51 लाख नगद। वही व्यक्तिगत कोई है, कोई व्यक्ति विशेष अगर मान लिया जाए कोई आपदा को मैनेजमेंट करने से लेकर जो है पर्यावरण को लेकर अच्छा काम किया है, तो उनको भी दिया जाता है, तो उनको 5 लाख रुपया दिया जाएगा। 5 लाख रुपया, तो बहुत आसमान जमीन का फर्क है कि अगर मान लीजिए कोई संस्था है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनको 51 लाख, और कोई व्यक्ति विशेष है तो उनको 5 लाख दिया जाता है। चलते हैं अगला, देखो क्या बोल रहा है अगला सवाल। क्या बोल रहा है? 4 नंबर सवाल। हाल ही में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत की राजकीय यात्रा पर रही, इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिएगा। देखिए, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना देखने को मिलेंगे। वहीं बांग्लादेश के राष्ट्रपति की अगर बात की जाए, एकदम डीप में आपको पढ़ाऊंगा और आपको बहुत सारा सवाल भी बनेगा, एकदम जो है ना बीपीएससी पैटर्न इसी तरह से पूछा जाता है सवाल। देखो एकदम जो है ना कथन कारण वाला सवाल लेकर आया हूं, आप लोगों को कभी दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे बांग्लादेश के राष्ट्रपति की अगर बात करें तो याद रखिएगा मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू आप लोग को देखने को मिलते हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू आप लोग को देखने को मिलेंगे, ये भी आप लोग को याद रखना है। तो बोला कि 5 से 8 सितंबर 2022 के बीच भारत की राजकीय यात्रा पर रही। क्या ये कहना सही था? जी हाँ सर, ये तो सही बता रहे हैं आप। अगला, इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 7 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। तो जी हाँ, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलो एनीबॉडी एल्स, किन्हीं को कोई डाउट है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। और बांग्लादेश की राजधानी जो ढाका होता है, वहां पे आपको क्या देखने को मिलता है? बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर। और एक और बच्चों को दिक्कत होता है कि सर बिम्स्टेक और सार्क में कंफ्यूजन होता है, तो सार्क कहाँ पे देखने को मिलता है? काठमांडू में। नेपाल की राजधानी काठमांडू में जो है ये सार्क का हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बिम्स्टेक का ढाका में देखने को मिलेगा। इंडोनेशिया में आपको जकार्ता, जो इंडोनेशिया का जो जकार्ता जगह है, वहां पर किसका? आसियान का देखने को मिलेगा। आसियान का हेडक्वार्टर जो है जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया में आप लोग को देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़े। चलो अगला देखो क्या बोल रहा है। यहाँ पे 7 समझौता की अगर बात की जाए, कौन कौन सा 7 समझौता था? जैसे प्रसारण को लेकर, यानी कि ब्रॉडकास्टिंग में सहयोग के लिए जो है एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुआ है। स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर जो है समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच में। अब वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है। और भारत और बांग्लादेश जो है न्यायिक अधिकारियों के लिए भारत में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के संबंध में समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किया है। यानी कहने का मतलब है कि आपको प्रशिक्षण देना है। अगर मान लीजिए कोई न्यायिक अधिकारी है बांग्लादेश में, तो उनको भारत बोल रहा है कि भाई आपको मैं यहाँ पे आपके अंदर के कौशल को जो है डेवलप करने का काम करने की बात किया गया है। अगला है, बांग्लादेश रेलवे के लिए जो है आईटी प्रणाली और अन्य आईटी अनुप्रयोगों में सहयोग करेगा। भारत में बांग्लादेश रेलवे के कर्मियों को प्रशिक्षण के संबंध में, यानी कि जो भारत बोला है कि भाई रेल कर्मी जो भी है कर्मचारी है, उनको जो है यहाँ पे प्रशिक्षण देने की बात किया गया है। सीमा पर बहने वाले कुशियारा नदी से पानी की निकासी के संबंध में समझौता ज्ञापन पे भी हस्ताक्षर हुआ है। तो ये आपको एकदम बीपीएससी पैटर्न, आप खुद एक एक सवाल को देखना, रियलाइज करना। आने वाले समय में आपको हम पूरा जो है ना बीपीएससी पैटर्न का, चाहे कितना भी मार्केट में बुक आता है, जितना हार्ड से हार्ड बुक रहेगा, जितना हार्ड से हार्ड सेट कोई करवाता है, टेस्ट सीरीज आप देने जाते हैं, तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बहुत डीप में मैं पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पे, और फ्री में आप लोग को मिलेगा, कोई पैसा नहीं पे करना है। चलिएगा अगला सवाल 5 नंबर बोल रहा है कि 24 से 27 जनवरी 2023 के बीच मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। बताओ निम्न कथनों पर विचार करो। बोल रहा है भारत को सितंबर 2023 में प्रस्तावित मिस्र के त्रिसेवा अभ्यास ब्राइट स्टार में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया गया था। तो जी हाँ, ये ब्राइट स्टार जो त्रिसेवा अभ्यास था वहां पर तो बुलाया गया है, तो ये तो सही हो जाएगा। दूसरा, वर्ष 2023 में भारत एवं मिस्र के बीच जो डिप्लोमेटिक रिलेशन यानी कि राजनयिक संबंध जो है, उनकी स्थापना का 75 साल पूरा कर लिया है। क्या ये कहना सही है? यानी कि भी देखे होंगे गणतंत्र दिवस जब परेड हो रहा था, तो 2023 में गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के तौर पर किनको बुलाया गया था?
तो राष्ट्रपति जो थे मिस्र के अब्देल फतेह अल सीसी को बुलाया गया था। तो आपको बोल रहे हैं कि बताओ कि एक तो है कि ब्राइट स्टार जो त्रिशिवा अभ्यास है जो कि आपको मिस्र में होगा, वहां पे बुलाया जा रहा है भारत को, तो आमंत्रण लिया गया है। तो क्या ये जाएंगे? जी हाँ, भारत तो जाएगा वहां पे। वर्ष 2023 में भारत और मिस्र के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन का 75 वर्ष पूरा हो गया, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। एप्लीकेशन पे आज क्लास नहीं हुआ है। देखो अंजलि, अभी एप्लीकेशन पे क्लास में लिया हूं मगर आपको वहां पे शो नहीं कर रहा है। मैं उसको जो है जल्द ही आपको डलवा दूंगा वीडियो को। मैं सुबह में क्लास लिया था, परंतु क्या हुआ कि थोड़ा सा एप्लीकेशन जो है ना क्रैश होने की वजह से थोड़ा सा उसमें नए नए चीज को अपडेट किया जा रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अगला देखो बोल रहा है, ये 6 नंबर सवाल है। बताइएगा 25 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार द्वारा पद्म पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पूरा आपको जो पैटर्न रहेगा एकदम बीपीएससी पैटर्न रहेगा। आपको हार्ड सवाल भी रहेगा, आसान सवाल भी रहेगा, मगर लेवल थोड़ा सा मैं हट के रखूंगा। जितना भी मार्केट में आप करंट अफेयर पढ़े होंगे, ये करंट अफेयर और उसमें आसमान जमीन का फर्क आपको देखने को मिलेगा। इतना डीप कोई नहीं पढ़ाता है सर, हम पहली बार देख रहे हैं कि आपको इतना अच्छा से पढ़ाते हुए। अंजलि राज बोल रहे, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखो मैं बहुत डीप में, अभी भाई चंबल वाले पूरा जुड़ गए हो, सब यूपी वाले यहाँ जुड़ गए हैं। चलिए बहुत अच्छा लगा कि आप लोग, देखो मैं बहुत मेहनत करूंगा आपको आने वाले समय में, आप लोग के बस साथ देना है। अभी बहुत सारे बच्चे आज भी जुड़ जाते, मगर क्या हुआ कि उन लोगों को इवेंट जो है नहीं दिखा, क्योंकि 9 बजे से ये क्लासेज होने वाला था, परंतु ये क्लासेज 9:15 पे स्टार्ट हुआ, क्योंकि कुछ टेक्निकल हम बता रहे हैं आप लोगों को, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, एप्लीकेशन में भी दिक्कत हो रहा था। तो देखो बोल रहा है कि 25 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार द्वारा पद्म पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिएगा पद्म पुरस्कार की अगर बात करें, देखो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या होता है? भारत रत्न होता है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या होता है? भारत रत्न। और इसकी शुरुआत कब हुआ था? इसको शुरुआत की अगर बात किया जाए तो 1954 में हुआ था, 1954 में हुआ था। और आपको बता दूं कि उसी समय पद्म अवार्ड की भी शुरुआत हुआ था, क्योंकि शुरुआती समय में पद्म अवार्ड कैटेगरी वाइज होता था। अब बाद में इसको जाकर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में कन्वर्ट किया जाता है। तो पूछेगा कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, तो पूछेगा कि भारत का दूसरा नंबर पे कौन आता है सर्वोच्च नागरिक सम्मान में? तो पद्म विभूषण बताना है। पद्म भूषण जो आता है ये कितना नंबर पे? तो तीसरा पे, चौथा पे पद्मश्री। तो अब पद्म अवार्ड की अगर बात करें तो 2023 में कितने लोगों को दिया गया? 2023 में 106 लोगों को दिया गया था। 6 लोगों को क्या दिया गया था? तो पद्म विभूषण दिया गया था। अगर 9 लोगों को बात करें तो पद्म भूषण दिया गया था। और बच गया क्या? 6 15 हो गया, और बच गया 91। तो 91 लोगों को क्या दिया गया? पद्मश्री। तो ये आप लोग को कभी कभी ऐसा भी सवाल पूछता है कि कितने लोगों को जो है पद्मश्री मिला था। तो कभी कभी कहा नहीं जा सकता है कि क्या सवाल पूछेगा, मगर आपको जैसे सवाल पूछेगा सब जगह से आप लोग को तैयार रहना है। तो यहां पर देखो बोल रहा है कि इस वर्ष राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 106 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी। तो 106 अभी बताए ना, देखो तो यहाँ पे 106 बता दिए, तो ये तो कहना सही है। पहला आपका सही हो जाएगा ऑप्शन। दूसरा, इस वर्ष 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण मिला है, तो ये भी सही हो जाएगा। प्रसिद्ध समाजसेवी और लेखक भी है ये, जिनका नाम क्या है? सुधा मूर्ति को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, ये भी सही हो जाएगा। 3 नंबर भी। 4, प्रसिद्ध शिक्षक आनंद कुमार जो सुपर 30 के संस्थापक के तौर पर, इन पे जो है एक बायोपिक जो फिल्म भी बना हुआ था, और अभिनेत्री रवीना टंडन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो ये चारों का चारों सही, उपयोग सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब बात करें कि पद्म विभूषण 2023 में अगर बात करें कि 2023 में 6 लोगों को दिया गया, तो 6 का नाम आप लोग को याद रखना है। फील्ड वगैरह नहीं याद करना है और राज्य भी नहीं याद करना है, केवल याद कर लेना कि आखिर कौन सा क्षेत्र से कुछ वैसा पेशा है। जैसे बालकृष्ण दोषी को मरणोपरांत दिया गया, ये आर्किटेक्चर थे, वास्तुकला से जुड़े हुए थे। तो कभी कभी ऐसा भी सवाल पूछता है कि हाल ही के दिनों में बालकृष्ण दोषी का निधन हो गया, इनका संबंध कौन सा क्षेत्र से था? तो वास्तुकला के क्षेत्र में। जाकिर हुसैन कला के क्षेत्र में, इनको जो है यह अवार्ड से सम्मानित किया गया। एस.एम. कृष्णा को लोक सेवा के लिए। दिलीप महालनोबिस, ओआरएस का नाम आप लोग सुने हैं, ओआरएस का नाम सुने होंगे, बचपन में पूरा पिए होंगे, अभी भी ओआरएस का घोल पिलाया जाता है भाई। तो इनको मरणोपरांत दिलीप महालनोबिस को चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2023 में। श्रीनिवास वर्धन की अगर बात करें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। इसके अलावा मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत जो है लोक सेवा के लिए। तो 3 लोगों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। एक तो ये याद कर लेना, एक आपको ये वाला, और ये 3 को आपको याद रहेगा, बाकी कुछ नहीं याद रखोगे कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ चलिए, मधुशाला बोल रहे हैं सर, सब वेट करते करते सो गए, उनको इवेंट ना मिला। हाँ ये बात सही है, कल क्लास होगा एप्लीकेशन पे। नहीं अंजलि, कल क्लास एप्लीकेशन पे नहीं होगा। कल मैं थोड़ा सा क्या हूँ, थोड़ा सा बिजी हूँ थोड़ा सा, इसके कारण कल एप्लीकेशन का क्लास नहीं होगा। वाईटी का क्लास आपका होगा, वाईटी का क्लास जो है आपका होगा। तो चलिए, कहीं पे कोई डाउट है? एनीबडी एल्स, किन्हीं को कोई समस्या, जल्दी से बताइए। एनीबडी एल्स? देखो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे पद्म अवार्ड के बारे में। तो पद्म अवार्ड हम लोग बात कर लिए कि 106 लोगों को, और टोटल 106 में से कितने कितने कैटेगरी वाइज हम आप लोग को यहाँ पे बांट दिया हूँ। चलिए, एनीबडी एल्स, किन्हीं को कोई डाउट है? एनीबडी एल्स? चलो जल्दी से बता दो। चलो प्यारे साथी, किन्हीं को कोई डाउट है? चलो, यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए प्यारे साथी को। चलो, हाँ बहुत मतलब अच्छा लगता है भाई कि आप लोग इतनी रात्रि को भी ये क्लासेस को एंजॉय कर रहे हैं कहीं ना कहीं। चलो यहाँ पे देख लिए। अब देखो आगे देखते हैं अगला सवाल क्या बोल रहा है भाई। अगला सवाल देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे। कुछ पिक्चर के माध्यम से मैं दिखा दूंगा। देखो, जो मार्क कर रहा हूँ ना उसको सबसे पहले याद कर लेना। श्री बालकृष्ण दोषी को मरणोपरांत, जो कि आर्किटेक्चर कला के जो वास्तु कला के क्षेत्र में, दिलीप महालनोबिस की अगर बात करें मरणोपरांत, ओआरएस आपको मेडिसिन के क्षेत्र में, मुलायम सिंह यादव जो है मरणोपरांत इनको लोक सेवा के लिए। तो 3 नाम तो कम से कम आप लोग को याद रखना है। अच्छा, आपके होते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल क्लास नहीं रख रहा हूं कि क्योंकि कल आईपीएल है, नहीं तो कल भी क्लास रहता 9 बजे रात्रि से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आईपीएल में व्यस्त रहेंगे भाई। कभी कभी एंजॉय भी कर लेना चाहिए बच्चों को, क्योंकि इतना भी प्रेशर लेके नहीं जीना है। लाइफ रहेगा तो कभी भी, तो कल आईपीएल को एंजॉय कर लेना सब लोग। जो गर्ल्स लोग हैं जिनको आईपीएल समझ में नहीं आता, फिर भी एक बार देख लेना। तो देखो, मुलायम सिंह यादव की अगर बात करें, मरणोपरांत इनको लोक कार्य के लिए ये उत्तर प्रदेश से आते हैं दिग्गज राजनेता के रूप में। और इसका पीडीएफ में दूंगा मैं, और पूरा बढ़िया से नोट्स बनाना। मैं वादा करता हूं, आपको गारंटी दूंगा ना, इतना मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लेना। एक बार ट्रस्ट करके देखना, सवाल का लेवल इतना अच्छा रहेगा कि आपको बीपीएससी में एक भी सवाल नहीं छूटेगा। हो सके तो मैं 90% इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ सवाल ऐसे रहते हैं जो डाटा बेसिस रहते हैं, जो आप लोगों से छूट सकते हैं, मगर 90% आप करके आइएगा। तो ये मेरा वादा रहेगा आप लोगों से। इसको केवल वीडियो को कर लेना आप लोग को। देखिएगा यहाँ पे, मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत लोक कार्य उत्तर प्रदेश के में, और दिग्गज राजनेता एवं पूर्व केंद्रीय रक्षा मंत्री के रूप में, यानी कि केंद्र में रक्षा मंत्री भी रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी। यहाँ पे बालकृष्ण दोषी मरणोपरांत को मेरा क्लासेज डिजिटल फॉर्मेट में रहता है। आपको ये कभी महसूस नहीं होने देंगे कि जब डिजिटल फॉर्मेट में जब पढ़ रहे हैं हम लोग, तो डिजिटल दुनिया के बारे में पिक्चर के साथ में आप लोग को पढ़ाऊंगा। वास्तुकला, ये 6 दशक लगभग में 60 सालों से जो है कहीं ना कहीं वास्तुकला के क्षेत्र में अपना योगदान दिए हैं, ये भी याद रखना है। फिर आपको याद रखना है श्री एस.आर. श्रीनिवास वर्धन, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ये एबल पुरस्कार विजेता भी है। एबल पुरस्कार विजेता, जो कि अगर देखा जाए एबल पुरस्कार जो होता है गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, सर्वोच्च पुरस्कार में से एक होता है। अगला देखो, डॉक्टर दिलीप महालनोबिस की अगर बात करें, मरणोपरांत इनको जो है ये ओआरएस का नाम सुने हैं ना, ओआरएस जो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बोला जाता है, तो उसका फॉर्मूला का जो खोज करने वाले थे एक भारतीय थे, जिनका नाम क्या था, डॉक्टर दिलीप महालनोबिस, उनको भी। और एक सोमनहल्ली मलय कृष्ण को लोक कार्य के लिए जो है कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। कर्नाटक के पूर्व में सीएम के तौर पर भी रहते। तो अब बताओ, कोई सीएम है कहीं का, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा। तो ये सब ऐसा नहीं है कि आपको पूरा 1 साल का डेटा मैं दे रहा हूं, यानी कि पूरा का पूरा 1 साल का डेटा आपको मौजूद हो जाएगा। सैटरडे को टेस्ट, अच्छा कोई बात नहीं, कभी आज ही मैं सेट रखा था, मगर टाइम नहीं होने की वजह से। देखता हूँ बाबू अनुराग, मंडे या ट्यूसडे को मैं जल्दी बिहार दरोगा का सेट में करवा दूंगा। चलिएगा, यहाँ पे जाकिर हुसैन की अगर बात की जाए, जाकिर हुसैन जो कि जाने माने तबला वादक के रूप में, तो इनको भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर 6 लोगों का नाम मैं बता दिया हूँ, आप लोग को याद कर लेना है। सबका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब देखो, पद्म भूषण की अगर बात करें, पद्म भूषण 9 लोगों को मिला। एक तो एस.एल. भैरप्पा को मिला, जो कि साहित्य एवं शिक्षा के लिए। कुमार मंगलम बिरला, जो कि ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज के लिए। दीपक धार को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए। वाणी जयराम को कला के क्षेत्र में। स्वामी चिन्ना जय्यर को जो है अध्यात्म के लिए। सुमन कल्याणपुर को कला के क्षेत्र में। फिर कपिल कपूर को अगर याद रखिएगा, ये जो है साहित्य एवं शिक्षा के लिए। सुधा मूर्ति जो जानी मानी लेखक और जानी मानी समाज सेवी सोशल वर्क में। और कमलेश डी पटेल को जो है कहीं ना कहीं अध्यात्म के क्षेत्र में। तो पद्म भूषण 9 लोगों को, चलो पिक्चर में दिखा देता हूं मैं। वाणी जयराम मरणोपरांत इनको कला के क्षेत्र में, ये इनका मृत्यु हो चुका है भाई। जिस समय घोषणा हुआ था उस समय नहीं हुआ था, बाद में जब मिला लगा ना उस समय हो गया था। ये तमिलनाडु के प्रसिद्ध गायिका थी भाई, 18 भाषाओं से
में हजारों से अधिक गाने गाए। अब सोच लो कि 18 लैंग्वेज, अभी हम लोग शुद्ध हिंदी भी नहीं बोल पाते हैं, शुद्ध अंग्रेजी तो छोड़ दो, अंग्रेजी बिहारी को क्या होता है भाई, हम लोग बिहार के लोगों को कहीं ना कहीं ये सब लोग बोलता है कि हम लोग अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी को थोड़ा सा पढ़िए सीखिए वहाँ पे, क्योंकि आगे चलकर ये सब चीज़ें अपने आने वाले पीढ़ी जो है उनको तो सिखाना होगा ना, खुद नहीं पढ़े तो अपने आने वाले पीढ़ी को तो बताना होगा ना। चलो एनीबॉडी एल्स, किन्हीं को कोई डाउट है? चलो जल्दी से बता दो। देखो यहाँ पे सुधा मूर्ति को समाज सेवा के लिए कर्नाटक के लिए, और ये सुमन कल्याणपुर को कला के क्षेत्र में मिला ये पद्म भूषण। तो पद्म भूषण तीनों यहाँ पर देख लिए। आगे देखो दीपक धर जो कि पिक्चर में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, कमलेश डी पटेल अध्यात्म के क्षेत्र में, कुमार मंगलम बिरला को व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में। फिर याद रखना एक जाने माने अध्यात्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं चिन जियर स्वामी जी, इनको मिला है कपिल कपूर को साहित्य एवं शिक्षा के लिए, डॉक्टर एस एल भैरप्पा को साहित्य एवं शिक्षा। तो अब कहिएगा सर याद कौन कौन करेंगे, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट रहेगा, थोड़ा सा उसको मार्क कर दीजिएगा। तो चलिए मैं थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ बाबू। देखो यहाँ पे एक तो आपको कुमार मंगलम बिरला को याद कर लेना है, ये वाला याद कर लेना है, वाणी जयराम को याद कर लेना है, फिर आपको जो है सुधा मूर्ति जो कि चर्चा में हमेशा रहती है, इतना कम से कम आप लोग को याद कर लेना है। तीन यहाँ से भी आप लोग को याद रख लेना है। चलते हैं अगला, देखते हैं अगला सवाल क्या बोल रहा है। अगला सवाल, वर्ष 2023 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? जब थ्योरी पढ़ा देता हूं तो ये सब चीज क्या हो जाता है, हलवा हो जाता है। पद्म विभूषण की अगर बात की जाए तो ये कितने लोगों को, तो 6 लोगों को, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब देखो वर्ष 2023 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है? ये पद्म अवार्ड की बात कर रहे हैं, ये टोटल पद्म अवार्ड की बात कर रहे हैं। मरणोपरांत यह पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? देखो महिला कैटेगरी में पूछा जाएगा कितने महिला को, तो 19 महिला को, याद रखिएगा। फिर इसके बाद मरणोपरांत अगर बात करें प्यारे साथी कि मरणोपरांत कितने लोगों को मिला, तो 7 लोगों को मिला, और 2 लोग विदेशी थे, 2 लोग आपका विदेशी थे, जिसको एनआरआई भी बोल सकते हैं, एनआरआई बोल सकते हैं 2 लोगों को। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया? 7, 8, 19 या 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। मरणोपरांत ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्या है विक्रम कुमार क्या बोल रहे हैं, यूपी बिहार में नहीं समझ में आया। विक्रम एक बार और मेंशन कर देना। दरोगा के लिए मैं सेट तैयार कर चुका हूं, मैं दिखाऊंगा आपको, डेमो दिखा रहा हूं, अभी नहीं कल दिखाऊंगा डेमो के रूप में आपको, उसका पूरा सेट में तैयार कर चुका हूं। टोटल 100 सवाल है उसमें, वो जो है जल्दी कल ही करवा देता, मगर कल आईपीएल की वजह से जो है बहुत सारे बच्चे जो है कहीं ना कहीं नहीं जुड़ पाएंगे, जिसकी वजह से वो क्लासेज जो है अगले टाइम के लिए स्थगित कर दिया गया है। मैं जल्द ही उसको करवा दूंगा आप लोग को। देखो यहाँ पे अगर बात करें ओआरएस की बात करें, जो आपका ओआरएस जो है कहीं ना कहीं दस्त वगैरह होता है वहां पे काम करता है। तो ओआरएस के आविष्कारक डॉक्टर दिलीप महालनोबिस, जिनको मरणोपरांत जो है कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? क्या इनको पद्मश्री मिला है, पद्म भूषण या पद्म विभूषण या भारत रत्न? तो पद्म विभूषण, ये थ्योरी में करा चुका हूं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, बोल रहा है कि भारत सरकार ने बिहार के कितने हस्तियों को वर्ष 2023 के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया है? तो ये बिहार से भी सवाल है कि बिहार के कितना हस्ती थे, तो बिहार के 3 लोग थे, और 3 लोग कौन कौन थे थोड़ा समझिएगा। सुभद्रा देवी जो कि कला के क्षेत्र में, और ये पेपर मेसी कला, पेपर मेसी कला से संबंधित है। और पेपर मेसी कला में क्या होता है कि जो अखबार हो या पेपर हो उसको पानी में डाल के छोड़ दिया जाता है, फिर जैसे ही गीला होता है उसको सुखाया जाता है। कहाँ पे सुखाएगा भाई? तो धूप में सुखा के फिर उसको मोड़ के तोड़ा जाता है, फिर उसको मुल्तानी मिट्टी, गोंद वगैरह से एक मूर्ति का रूप दिया जाता है, तरह तरह का सामग्री बनाया जाता है। और आनंद सुपर 30 का संस्थापक आनंद कुमार को मिला। कपिल देव प्रसाद जो कि 52 बुट्टी कला, 52 बुट्टी कला जो है ये क्या है भाई? कोई पर्दा है, घर में जो पर्दा लगा रहता है, पर्दा हो, या आपका बोल सकते हैं कि जो आपका कोई भी चादर वगैरह है तो उस पे इसको उकेरा जाता है, एक भाव इसको दिया जाता है। पारंपरिक बुनकर के तौर पे कपिल देव प्रसाद जो कि नालंदा जिला से बिलोंग करते हैं, नालंदा जिला से बिलोंग करते हैं। यहाँ तक आप लोग को याद रखना है। सर विक्रम भाई आपकी बड़ाई कर रहे हैं भाई, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, आप लोग इतनी रात में हमें साथ दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो आज का सेशन बहुत मजेदार और हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं जुड़ पाए, कोई बात नहीं, उन लोग बाद में भी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मेरा वीडियो का एक ही मकसद होता है, कम समय में ज़्यादा नॉलेज। हमको बच्चों से मतलब नहीं, वो बच्चे कहीं ना कहीं जुड़ जाएंगे बाद में। देखो अगला सवाल, हर साल संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस जो मनाया जाता है ये 20 अप्रैल को मनाया जाता है, चाइनीज लैंग्वेज डे। आपको बताते चले कि यूनाइटेड नेशन जो है इसके द्वारा 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है,
6 ऑफिशियल लैंग्वेज आप लोग को देखने को मिलता है, ये आप लोग को याद रखना है। 6 आप लोग को ऑफिशियल लैंग्वेज देखने को मिलेगा। और यूनाइटेड नेशन जिसका हेडक्वार्टर आपको कहां पर देखने को मिलता है, तो न्यूयॉर्क आप लोग को देखने को मिलेगा। और यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस आप लोग को याद रखना है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को होता है। 10 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, जो कि सैमुअल हैनीमैन जो होते हैं ना, उनकी जयंती होता है। विश्व होम्योपैथी दिवस की अगर बात की जाए, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 10 अप्रैल को मनाया जाता है। 11 अप्रैल को क्या होता है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। याद रखिएगा, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस जो होता है ये कब मनाया जाता है, तो ये आप लोगों को याद रखना है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को। क्यों भाई, क्योंकि ये कस्तूरबा गांधी से रिलेटेड है। कस्तूरबा गांधी जो कि महात्मा गांधी की पत्नी थी भाई, कस्तूरबा गांधी, उनसे संबंधित ये इंपॉर्टेंट डे है, उनकी जयंती मनाया जाता है इसी दिन, तो इसलिए हम लोग मनाते हैं 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। यहां तक क्लियर है आप लोग को। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल देखते हैं। यहाँ पे यूनाइटेड नेशन का 6 ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर बात की जाए, कौन कौन सा देखने को मिलेगा प्यारे साथी, तो थोड़ा सा समझ लेना। एक तो आपको इंग्लिश देखने को मिलेगा, तो इंग्लिश लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है, ये भी सवाल आएगा। इसके अलावा अरेबिक लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है, फ्रेंच लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है, स्पेनिश लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है, रशियन लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है, चाइनीज की अगर बात किया जाए तो ये 20 अप्रैल को मनाया जाता है। चलो यहाँ पर 20 अप्रैल को अभी तुरंत देख लिए। यहाँ पर फ्रेंच की अगर बात किया जाए 20 मार्च को मनाया जाता है, 20 मार्च को मनाया जाता है। और इंग्लिश और स्पेनिश की अगर बात किया जाए ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। कब, 23 अप्रैल। 20 अप्रैल के बाद क्या होता है भाई, 3 दिन बाद ही इंग्लिश और स्पेनिश एक ही दिन होता है। देखो कितना अच्छा से मैं समझा रहा हूँ, एक बार में एक टॉपिक खत्म, यानी कि एक बार में एक टॉपिक को पूरी तरह से मैं खत्म कर दूंगा आप लोग को। और यहाँ पे अरेबिक की अगर बात किया जाए तो ये कब मनाया जाता है, और रशियन की अगर बात किया जाए कब होता है। अरेबिक 18 दिसंबर को, कब, 18 दिसंबर को। और रशियन यानी कि रूसी भाषा दिवस जो यूनाइटेड नेशन का ऑफिशियल लैंग्वेज में है, ये कब मनाया जाता है, तो ये 6 जून को, 6 जून आप लोग को याद रखना है। तो ये सवाल हो गया। अगला सवाल 12 नंबर देखो, 12 नंबर सवाल देखिएगा क्या बोल रहा है। बोल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी G7 शिखर सम्मेलन और क्वाड नेताओं को शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। 49वां संस्करण हुआ था G7 का, ये कहाँ पे आयोजित हुआ। देखो G7 को शामिल होने के लिए क्वाड नेताओं के साथ जो है बैठक जो हुआ हिरोशिमा में, और हिरोशिमा कहाँ पे है, जापान में देखने को मिलेगा। तो G7 कहाँ पे, हिरोशिमा, आप लोग को याद रखना है। क्वाड की अगर बात करते हैं, क्वाड में मेंबर कौन कौन देखने को मिलते हैं, क्वाड में अगर बात करें, क्वाड में कौन कौन सा मेंबर आप लोग को देखने को मिलेगा, तो क्वाड में आगे याद रखना अमेरिका देखने को मिलेगा। अमेरिका के बाद आप लोग को याद रखना है ऑस्ट्रेलिया भी देखने को मिलता है। अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया आपको क्वाड का मेंबर है। इसके अलावा अगर बात करें प्यारे साथी, तो यहाँ पे अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया, या आप बोल सकते हैं भारत भी होगा, अपना प्यारा भारत हो जाएगा, फिर आपका जापान हो जाएगा। तो ये क्वाड का मेंबर है। तो जापान के द्वारा G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, और ये कहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ये। और ये भी सवाल पूछेगा कि G7 जो आपको हो रहा है, वहां पे स्वास्थ्य मंत्रियों का बैठक भी हुआ था। जैसे ये ओवरऑल हुआ ना G7 का स्वास्थ्य मंत्रियों का बैठक में, भारत के स्वास्थ्य मंत्री जिनका नाम है मनसुख मांडविया, वो कहाँ पर गए हुए थे, तो वो भी जापान गए हुए थे। अगला सवाल देखो 13 नंबर, 3 मार्च 2023 को ऑस्ट्रेलिया देश का डीकन विश्वविद्यालय को भारत में अपनी अंतर्राष्ट्रीय शाखा खोलने की मंजूरी प्राप्त हुआ। पहला सवाल याद रखना है, डीकन विश्वविद्यालय जो कि कहां पर देखने को मिलता है, तो यहाँ पे अगर बात करते हैं डीकन विश्वविद्यालय जो है ये कहां पर, तो ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया में आपको डीकन विश्वविद्यालय देखने को मिलेगा। तो बोल रहा है कि यह अपना अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर की स्थापना कहां पे करेगा, तो ये आप लोग को याद रखना है गांधीनगर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और गांधीनगर कहां पर देखने को मिलता है, तो ये गुजरात में आप लोग को देखने को मिलेगा। चलो यहां तक क्लियर है। चलो किन्हीं को भाई कोई डाउट है, एनीबॉडी एल्स। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, रात में डराओ मत भाई किसी को। देखो जल्लाद नाम से कोई आ गया है भाई, यहाँ पे यमराज भी जुड़ जाते हैं, कभी कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जुड़ जाते हैं, कभी कभी खेसारी लाल यादव भी जुड़ जाते हैं। तो आप लोगों से सतर्क रहना भाई, कोई जल्लाद नामक कोई जुड़ा हुआ है तो ऐसा नाम क्या रखते हो भाई। चलो जल्दी से देखो 14 नंबर सवाल बोल रहा है, भारत एवं भूटान से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। भारत और भूटान से संबंधित कुछ इंटरनेशनल रिलेशन, यानी कि ये वीडियो जो रहेगा पूरा डीप में रहेगा और सभी पहलुओं पे हम चर्चा करेंगे, चाहे आपका खेल कूद हो, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से हो,
या आपका बिहार से जुड़ा हुआ कोई सवाल बनता है, तो सभी चीजों पर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। एनीबॉडी एल्स, किन्हीं को कोई डाउट है? गांधीनगर गए हैं सर, अच्छा कुमार गए हैं गांधीनगर, चलो जल्दी से बताओ। चलिएगा यहाँ पर देखिएगा 14 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे बात करें, भूटान में भारत के सहयोग से मांगदेछू जल विद्युत परियोजना बन गया है, क्या ये सही है? जी हाँ सर, भूटान में ही भारत जो है सहयोग किया था और 720 मेगावाट का जो है मांगदेछू जल विद्युत परियोजना का निर्माण कराया था, तो ये तो सही हो जाएगा। खोलोंगछू जल विद्युत परियोजना जो 600 मेगावाट है, भारत और भूटान से संबंधित परियोजना है, तो ये भी सही। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। अगर बात करें भारत और भूटान की सहायता से कौन कौन सा प्रमुख परियोजना चल रहा है, जैसे पुनात सांगछू 1 जल विद्युत परियोजना, पुनान सांगछू 2 जल विद्युत परियोजना जिसमें भारत का भी सहयोग है, भूटान में बना हुआ है, खोलोंगछू जल विद्युत परियोजना, चूखा, चोखा नहीं है, चूखा जल विद्युत परियोजना। और एक और चीज याद रखना, भारत और भूटान के बीच में एक ऐतिहासिक परियोजना के रूप में क्रॉस बॉर्डर लिंक रेल लिंक, यानी कि रेल से संबंधित भी जो है पहला जो है रेल लिंक भी शुरू कर दिया गया है, जो कि असम के कोकराझार को जोड़ेगा भूटान के गेलफू को। तो ये रेल लिंक भी जो है प्रारंभ कर दिया गया है भारत और भूटान के बीच में। अगला देखिएगा क्या बोल रहे हैं, 8वां रायसीना संवाद 2023 में मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में भाग किसने लिया था? तो मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाए गए थे, ये भारत की यात्रा पे आए थे, इनका नाम क्या है? तो ये इटली के वर्तमान में प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिनका नाम है जियोर्जियो मेलोनी। क्या नाम है? जियोर्जियो मेलोनी, आप लोग को याद रखना है, जियोर्जियो मेलोनी आप लोग को याद रखना है, जो कि इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर देखी जाती है। 16 नंबर सवाल, जर्मनी के चांसलर की भारत यात्रा से संबंधित निम्न कथनों पर जो है विचार करिएगा। जर्मनी का चांसलर क्या ओलाफ शोल्ज आपको देखने को मिलेंगे? तो जी हाँ, ओलाफ शोल्ज तो देखने को मिलेंगे। क्या ये भारत की यात्रा पे फरवरी महीना में आए थे? तो जी हाँ सर, ये भी आए थे, तो ये भी सही हो जाएगा। दूसरा है कि इनके बीच, यानी कि भारत और जर्मनी के बीच में नवाचार को लेकर, इनोवेशन को लेकर, टेक्नोलॉजी पर काम को लेकर जो है क्या सहमति व्यक्त किया गया था? तो जी हाँ सर, यहाँ पर दोनों राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। चलिएगा यहाँ पर दोनों यहाँ पे राइट आंसर। अगला सवाल 17 नंबर, देखो प्रेरणा दिवस क्या 17 मार्च को मनाया जाता है? तो जी हाँ सर, प्रेरणा दिवस 17 मार्च को, क्यों भाई? ये कन्नड़ अभिनेता थे, जिनका नाम क्या था भाई? कन्नड़ अभिनेता, कन्नड़ अभिनेता जिनका नाम क्या है? तो पुनीत राजकुमार। क्या नाम है? पुनीत राजकुमार, जिनका निधन हो गया है। तो पुनीत राजकुमार जो है उनकी जयंती के अवसर पे, इनका जन्म दिवस के अवसर पे 17 मार्च को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा राज्य सरकार के द्वारा? तो कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा, कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा आप लोग को याद रखना है। समानता दिवस क्या 5 अक्टूबर को? नहीं सर, ये तो गलत हो जाएगा। ये तो समानता दिवस जो होता है ये कब होता है? तो याद रखिएगा 14 अप्रैल को होता है, 14 अप्रैल को समानता दिवस होता है। और ये आप लोग को बता दूं कि 14 अप्रैल को समानता दिवस, जो कि भीमराव अंबेडकर से संबंधित है, भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जो है इनकी जयंती के अवसर पे 14 अप्रैल को समानता दिवस ये तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा घोषित किया गया था। देखो यहाँ पर जो 17 नंबर सवाल है, इसमें हम लोग वैसे सवाल को कवर करेंगे जो हाल ही में दिवस घोषित किया गया, जैसे प्रेरणा दिवस 17 मार्च को कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार को जयंती के तौर पर मनाएगा कर्नाटक राज्य सरकार। समानता दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है, भीमराव अंबेडकर की जयंती को तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा, ये भी याद रखना। और आपको देखो इतना अच्छा से ये कंटेंट रहेगा, आप एक बार रियलाइज करके पीडीएफ केवल आपको प्राप्त हो जाए, आपको दम जो है ना मंत्र मुग्ध हो जाइएगा, आपको लगेगा कि वाकई में पढ़ाई क्या होता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और एक और दिवस होता है 5 अक्टूबर को, क्या होता है भाई? डॉल्फिन दिवस। याद रखिएगा, डॉल्फिन दिवस की अगर बात करें ये कब होता है? 5 अक्टूबर को। अगला देखिएगा 3 नंबर, भाला फेंक दिवस क्या 7 अगस्त को? जी हाँ सर, ये तो सही हो जाएगा। बीरबाल दिवस क्या 15 नवंबर को? जी नहीं सर, बीरबाल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 दिसंबर को मनाया जाता है, 26 दिसंबर को बीरबाल दिवस मनाया जाता है। 15 नवंबर को क्या होता है? जनजातीय गौरव दिवस। याद रखिएगा, जनजातीय गौरव दिवस कब होता है? तो जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर 1 और 3, तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो 18 नंबर, निम्नलिखित पर विचार करिए। चलो विचार करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस जो होता है ये कब मनाया जाता है? तो 3 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये तो पहला ही गलत हो गया भाई। ये 15 फरवरी को बिहार में शहीद दिवस मनाया जाता है, बिहार में शहीद दिवस मनाया जाता है। ऐसे शहीद दिवस 2 बार और मनाया जाता है, एक तो आपको 30 जनवरी को होता है, एक और क्या होता है?
तो एक आपको 23 मार्च को मनाया जाता है। तो यहाँ पर देश नायक दिवस 23 जनवरी को, जी हाँ ये सही है। और इस 23 जनवरी को ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जयंती को हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाते हैं, पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ये भी आप लोग को याद रखना है। और देश नायक दिवस 23 जनवरी को, तो देश नायक का मतलब किनसे है, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस से वेस्ट बंगाल सरकार यानी पश्चिम बंगाल सरकार जो है वो देश नायक दिवस। तो देखो अब 8-1-9 यानी कि 8-9, ये 9-10 जो है इंपॉर्टेंट डे आपको यहीं पे बता दिया। यानी कि हाल ही के दिनों में कोई वैसे इंपॉर्टेंट डे जो हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा, जो नया घोषित किया गया है, उसको मैं एमसीक्यू फॉर्मेट में करा दे रहा हूं आपको। अगला देखो यहाँ पे राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस क्या 6 दिसंबर को, नहीं सर ये तो गलत है, क्योंकि 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाया जाता है। 6 दिसंबर को मैत्री दिवस होता है और इसी दिन भीमराव अंबेडकर का पुण्यतिथि भी होता है। भीमराव अंबेडकर का क्या होता है, तो भीमराव अंबेडकर की महापरिनिर्वाण दिवस, महापरिनिर्वाण दिवस कब होता है, तो ये 6 दिसंबर को आप लोग को याद रखना है। महाकवि दिवस क्या 11 सितंबर, जी हाँ सर, क्योंकि 11 सितंबर को ही आप लोग को जयंती मनाया जाता है। किनका भाई, तो एक तमिल का भाई एक कवि है, तमिल कवि याद रखना, तमिल कवि आप लोगों को याद रखना है, तमिल कवि जिनका नाम क्या है, सुब्रमण्यम भारती। इनका जयंती की जगह पुण्यतिथि कर लेना। यहाँ पे सुब्रमण्यम जो है ना, यहाँ पे तमिल कवि हैं जिनका नाम है सुब्रमण्यम, याद रख लीजिएगा, सुब्रमण्यम भारती से संबंधित है, मगर उतना डीप में नहीं पूछेगा। केवल आपको 11 सितंबर को महाकवि दिवस याद रख लेना है, महाकवि दिवस यहाँ पर याद रखना है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पर 1-2 सही हो जाएगा, ठीक है, 2 और 4, तो 2 और 4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल देखो 19 नंबर, बोल रहा है लोसर महोत्सव, क्या लोसर महोत्सव लद्दाख में होता है, जी हाँ सर लद्दाख में। बतुकम्मा महोत्सव झारखंड, नहीं सर, झारखंड में तो आपको सरहुल देखने को मिलेगा, सरहुल हो या छऊ नृत्य महोत्सव होता है, छऊ नृत्य महोत्सव होता है। तो ये बतुकम्मा कहाँ पे होगा, तो बतुकम्मा आपको तेलंगाना में होता है, तेलंगाना में आपको बतुकम्मा देखने को मिलेगा। कलरव पक्षी महोत्सव बिहार में, जी हाँ सर ये तो सही है। तोरगिया महोत्सव मणिपुर, नहीं सर, तोरगिया कहाँ पे होता है, तो तोरगिया अरुणाचल प्रदेश में होता है, अरुणाचल प्रदेश आप लोग को याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश आपको याद रखना है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 आपको याद रखना है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो जो भी अभी साथी जुड़े हैं आराम से देखना, आपको मैं बता देता हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत सारा डिमांड था कि सर 69वीं बीपीएससी के लिए कुछ करिए, तो आपके लिए टोटल में 25 वीडियो इसी तरह का लेकर आऊंगा, पूरा फुल डिटेल में रहेगा। हर टॉपिक से एक सवाल में कम से कम एक टॉपिक का आधा पार्ट तो जरूर, 2 सवाल यानी कि पूरा का पूरा टॉपिक खलास कर दूंगा। तो इस तरह का वीडियो आप लोग को लगातार आपको मिलते रहेगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, ऑपरेशन नारकोस क्या रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा दिया गया था, जी हाँ सर। ऑपरेशन देवी शक्ति विदेश मंत्रालय, जी हाँ। ऑपरेशन वेनिला भारतीय नौसेना। तो आपको ऑपरेशन देवी शक्ति कहां पे चला गया था, ऑपरेशन देवी शक्ति जो था ये चलाया गया था अफगानिस्तान में, यानी कि जो भारत के लोग थे जो अफगानिस्तान में फंसे हुए थे उनको भारत लाने के लिए, और यूक्रेन में जो फंसे हुए भारतीय थे उनको लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चला था, तो यहाँ पर ऑपरेशन गंगा चला था। ऑपरेशन गंगा आप लोग को याद रखना है, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, 1, 2 और 3। ऑपरेशन 2 हाल ही में चला था, जो तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया गया था उससे कहीं ना कहीं निपटारा के लिए। तो ये आप लोग को याद रखना है। चलो एनीबॉडी एल्स, किन्हीं को कोई दिक्कत है, बस 5 सवाल और है, इसके बाद सेशन समाप्त हो जाएगा। अगला सवाल, उड़े देश का आम नागरिक जिसकी शुरुआत उड़ान योजना की शुरुआत की अगर बात करें 2016 में हुआ था, तो बताओ कि इसके बारे में कौन सा कथन सही है। यह क्षेत्रीय विमानन बाजार को विकसित करने के लिए नव प्रवर्तनकारी योजना है, तो जी हाँ सर ये तो सही बता रहे हैं आप। यह क्षेत्रीय मार्गों पर किफायती लेकिन आर्थिक रूप से जो है ये लाभकारी उड़ान को सृजन करता है, जी हाँ सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की मंत्री की अगर बात किया जाए तो कौन देखने को मिलते हैं, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया। बस इसको इतना बार रिवीजन कर लेना है ना कि एग्जाम में जाने से पहले आपको रटा हुआ रहना चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया आप लोग को याद रखना है, ज्योतिरादित्य सिंधिया आप लोग को याद रखना है। अगला देखो, यहाँ पे उड़ान में छोटे शहरों को मेट्रो शहर से जोड़ने की बात किया जा रहा है, रोजगार का अवसर, घरेलू पर्यटन में वृद्धि, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा, व्यापार करने में आसानी होगा, सस्ती हवाई यात्रा भी यहाँ पे बोला गया है उड़ान के तहत, जो कि हाल ही में 5.1 भी शुरू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है भाई कि एक राष्ट्र एक उर्वरक, यानी कि सब जगह एक ही ब्रांड का उर्वरक हो, खाद हो,
तो उसके लिए एक योजना शुरू किए थे। तो इससे संबंधित जो है कथन पर विचार करिए। इस परियोजना के तहत प्रधानमंत्री ने भारत यूरिया बैंक को भी लॉन्च किया है। जी हाँ सर, सही है। 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का भी शुभारंभ किया गया है केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के द्वारा, जिसके मंत्री मनसुख मांडविया देखने को मिलेंगे। तो ये भी सही हो जाएगा। अब बोल रहा है अगला, देखिएगा कि अब यूरिया पूरे देश में केवल भारत ब्रांड के नाम के तहत ही उपलब्ध होगा। ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि आप कहीं भी यूरिया लेने जाओगे ना तो आपको भारत ब्रांड जरूर देखने को मिलेगा। तो पढ़ा लिखा रहिएगा तब ना आपको पता चलेगा बाबू ये सब चीजें। क्या बात है सर, आज सारे आंसर सी ही जा रहे हैं। क्या सी जा रहा आंसर? देखो अभी डी आ गया भाई। चलो अभी बोले तुम तो यहाँ डी हो गया मधुशाला। अगला देखो यहाँ पे बात करें कि बोला जा रहा है कि एक राष्ट्रीय उर्वरक के तहत एक ही ब्रांड और लोगों का उपयोग किया जाएगा। 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन किया जाएगा। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारत ब्रांड के अंतर्गत अनिवार्य कर देना है कि जो भी बोर्डे पर खाद लेने जाओगे तो वहां पे भारत ब्रांड जरूर वहां पे रहेगा, ताकि हर जगह आपको जो है क्वालिटी सेम ही मिले। अगला देखो, भारत और किस चक्र के लिए, यानी कि भारत कब से कब तक के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत पर यूनेस्को पैनल के लिए चुना गया है। यानी कि यूनेस्को पैनल में चालू अगर बात किया जाए कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में भारत को भी शामिल किया गया है, कब से कब तक? तो याद रखिएगा 2022 से 26 तक। यहाँ पे अगर बात करें जुलाई 2022 के मध्य यूनेस्को मुख्यालय में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को लेकर जो है यहाँ पे इनको शामिल किया गया है 2022 से 26। क्या इससे पहले भी भारत रहा है? जी हाँ, भारत इससे पहले 2006 से लेकर 2010 तक, और दूसरी बार जो रहा 2014 से लेकर 2018 तक, 2014 से 2018 तक रहा था। और यहाँ पे अगर बात करें कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की बात हो तो अभी वर्तमान में भारत में जो है 14 जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत देखने को मिलेगा। एक याद रखना, पहला वैदिक जंप को 2000 जो है वैदिक जंप, जैसे आपका जप करते हैं ना, ओम जो है ऐसे उच्चारण करते हैं, वो सब को लेकर 2008 में, रामलीला 2008 में, कुटियाट्टम जो है 2008 में, रामान गढ़वाल जो है हिमालयन को 2009 में, केरल का नृत्य नाटक 2010 में, कालबेलिया राजस्थान का जो लोक नृत्य है 2010 में, छौ नृत्य को 2010 में शामिल किया गया था। लद्दाख का जो बौद्ध जप है वहां पर जो बौद्ध जप करते हैं 2012 में, मणिपुर का संकीर्तन को 2013 में, फिर आपका है जड़ियाला गुरु, यानी कि जो भारत के ठठेरों के बीच पारंपरिक तौर पर पीतल एवं तांबे को भी जो है शामिल किया गया था 2014 में। अमूर्त का मतलब होता है जिसको महसूस किया जाए, जैसे योगा को 2016 में। तो योगा क्या होता है? जिसको महसूस किया जा सके, जिसको कहीं ना कहीं जो है एक लोगों से दूसरे जगह जो है बोल सकते हैं उसमें एक लोगों से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। नवरोज 2016 में, कुंभ मेला 2017 में, दुर्गा पूजा को 2021 में शामिल किया गया था। ये भी आप लोग को याद रखना है। और यहाँ पे 24 नंबर, आज टोटल 25 ही सवाल था तो 2 और सवाल है। 24 नंबर DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, तो 2023 में अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। निम्न में से किस तारीख को मनाया गया? तो आप लोग को याद रखना है 1 जनवरी को। 1 जनवरी को ही DRDO का स्थापना हुआ था। DRDO का स्थापना 1958 में हुआ था। 1958 में इसकी स्थापना हुआ था। ये आप लोग को याद रखना है। आज क्लास लिया था विपिन, मगर वो क्लास अभी शो नहीं कर रहा है क्योंकि आज एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से आज एप्लीकेशन का क्लास में लिया हूं, मगर वो वीडियो आपको बाद में मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे जनवरी का जितना भी महीना है एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं मात्र 5 मिनट में। DRDO का स्थापना दिवस 1 जनवरी को, वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का स्थापना दिवस भी 1 जनवरी। भीमा कोरेगांव युद्ध का 205वीं वर्षगांठ 2023 में मनाया गया 1 जनवरी को। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। बस ये जो बता रहा हूं ना उसको याद कर लोगे, इससे बाहर नहीं पूछेगा कुछ। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। और आपको 17वें प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पे हुआ था? इंदौर में, जहाँ पे गुयाना के राष्ट्रपति इरफान मोहम्मद अली, यानी कि मोहम्मद, इनका नाम था, पूरा नाम मोहम्मद इरफान अली, मुख्य अतिथि के तौर पे रहे थे, गुयाना के राष्ट्रपति। ये भी आप लोग को याद रखना है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। अगर पूछे कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। राष्ट्रीय की जगह पे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस बोल देगा 12 अगस्त, आप लोग को याद रखना है। सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस जो कि 14 जनवरी को। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना जो हुआ था 1965 में हुआ था, इसलिए 14 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है भारतीय सेना दिवस, इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जिसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1875 में हुआ था, तो ये भी 15 जनवरी को ही मनाता है अपना स्थापना दिवस।
16 जनवरी को 2022 में पहली बार मनाया गया था राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, ये याद रखना। 19 जनवरी को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल स्थापना दिवस आप लोग को याद रखना है। और जो एनडीआरएफ जो है, एनडीआरएफ अस्तित्व में कब आया था, तो 2006 में आया था, ये भी आप लोग को याद रखना है। और अगला 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना, क्योंकि मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा जो बना था ये कब बना था, 1972 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती, जो कि पराक्रम दिवस के रूप में 126वां जयंती मनाया गया था। 24 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अगर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस बोलेगा तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, याद कर लेना। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की अगर बात करें प्यारे साथी, तो कब होता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, जो कि 11 नवंबर को। और राष्ट्रीय बालिका दिवस, जो कि आपको 24 जनवरी को, परंतु यहां पर थोड़ा सा चेंज कर देगा, अंतर्राष्ट्रीय पूछ दिया जाए। देखो मैं थोड़ा सा इसमें ज्यादा नहीं, जो काम की चीजें रहेगा उसी को बताऊंगा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की अगर बात की जाए प्यारे साथी, तो ये कब होता है, तो 11 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश राज्य जो था 24 जनवरी 1950 को ही बन गया था। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है ये आप लोग को 25 जनवरी को। 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस। अगर स्वतंत्रता दिवस बोलता तो 15 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को ही मनाया जाता है। कितना क्वेश्चन सही हुआ है जल्दी से बता दो। एनीबॉडी एल्स 25 में कितना सवाल सही करें आप लोग। 30 जनवरी को विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस, और इसी दिन भारत में कुष्ठ दिवस मनाया जाता है। भारत में कुष्ठ दिवस। कुष्ठ क्या होता है भाई, कुष्ठ जो होता है एक संक्रामक बीमारी होता है जिसमें त्वचा वगैरह पे इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे अगर बोले कि विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है, विश्व कुष्ठ दिवस की अगर बात की जाए तो विश्व कुष्ठ दिवस जनवरी के अंतिम रविवार को, जनवरी के महीना जब होगा तो जनवरी में जो अंतिम रविवार होता है उस दिन क्या मनाया जाता है, तो विश्व कुष्ठ दिवस अंतिम रविवार को। और यहाँ पे शहीद दिवस 30 जनवरी को, क्योंकि शहीद दिवस 30 जनवरी को भी होता है, 23 मार्च को भी होता है, 15 फरवरी को जो कि बिहार में जो होता है शहीद दिवस मनाया जाता है। चलो आज का अंतिम सवाल है, 25 नंबर सवाल है, जल्दी से बताओ यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। 23 सही हुआ है मधुशाला का। चलो और है, देखो कितना अच्छा कर लिया मधुशाला, 23 सही हुआ है उनका। और कोई एनीबॉडी एल्स। और चलो सेशन को एक बार लाइक कर दो भाई, जितने लोग देख रहे हैं जल्दी से सेशन को लाइक कर दो। चलो जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कर दो, जितने भी प्यारे साथी देख रहे हैं एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर दो। एनीबॉडी एल्स, किन्हीं को कोई डाउट है? चलो जल्दी से सेशन को लाइक कर देना है। चलो जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए। प्यारे साथी यहाँ पे बोल रहा है मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा अपना स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाता है। इन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था, तो यहाँ पे पूर्ण राज्य का दर्जा जो मिला था ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, 1972 यहाँ पे राइट हो जाएगा। 1972 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो ये टोटल 25 सवाल थे। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा ये सब पूर्वोत्तर का राज्य है। तो आपको बता दूं अरुणाचल प्रदेश याद रख लेना, अरुणाचल प्रदेश, एक अरुणाचल प्रदेश और एक आपका क्या, तो एक आपका और याद कर लेना कि एक आपका जो होता है मिजोरम होता है, मिजोरम और आपका अरुणाचल प्रदेश। ये अपना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 फरवरी को, 20 फरवरी को, क्योंकि 20 फरवरी 1987 को ही इसकी स्थापना हुआ था, अस्तित्व में आया था अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। मणिपुर के मुख्यमंत्री, देखो मुख्यमंत्री गवर्नर कम से कम याद होना चाहिए। मणिपुर का मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो एन बीरेन सिंह, ध्यान से सुनो और कॉपी में नोट डाउन करके, ये 25-25 का सेट दूंगा। हर सप्ताह में 2 वीडियो इस तरह का आएगा, आपको एग्जाम से पहले मैं पूरा का पूरा जो है यहाँ पे कवर करा दूंगा। तो मणिपुर में अगर बात किया जाए एन बीरेन सिंह आपको देखने को मिलेंगे। मेघालय में अगर बात करें प्यारे साथी तो आपको कनरौड संगमा देखने को मिलते हैं, यहाँ पे याद रखना है। और त्रिपुरा में जो है मानिक साहा जो है मुख्यमंत्री, अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू, मिजोरम में जोरम थांगा देखने को मिलेगा। मणिपुर में अगर गवर्नर की अगर बात करें प्यारे साथी तो मणिपुर में गवर्नर जो है इनका नाम क्या है, तो अनुसुईया उइके, जो कि रिसेंट में बने हैं मणिपुर में। मेघालय में फागु चौहान, त्रिपुरा में कौन है, तो याद रखिएगा सत्यदेव नारायण आर्य। अरुणाचल प्रदेश में अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में भी आप लोग को कहीं ना कहीं पूछा जाएगा, तो अभी याद रखना। और मिजोरम की अगर बात की जाए तो मिजोरम में कौन देखने को मिलता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश में केटी परनाइक देखने को मिलते हैं। कौन देखने को मिलेंगे, केटी परनाइक आप लोग को राज्यपाल देखने को मिलते हैं। और मिजोरम में कंभम पति हरिबाबू, कंभम पति हरिबाबू। तो जितना मैं चीजों बताया हूं इसको कॉपी में नोट डाउन करना और नोट्स मुझे प्रोवाइड करना। आप लोग अगर नोट्स बनाते हैं, चलो प्यारे साथी जितने लोग देख रहे हैं एक बार सेशन को लाइक कर देना। और आप लोग जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को एक बार क्या करना कि उसका जो है ना आप लोग इसको जो है
एक नोट्स मेरे को प्रोवाइड करना कि आप लोग कैसा नोट्स बनाए। जिनका भी अक्षर अच्छा रहेगा उनको कुछ मैं पुरस्कार भी भेजूंगा। अगर कोई अच्छा करके दिखाता है, कोई अच्छा नोट्स बनाता है, तो उनको मैं अपने तरफ से कुछ पुरस्कार भी दूंगा। यानी कि ये वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2023 हो, 69वीं बीपीएससी हो, वहां पर ये सेशन आपको प्रैक्टिस सेट 1 है, जो कि आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो चलिए, ये था आज का सेशन। कहीं पे कोई डाउट रह गया होगा तो आप कमेंट सेक्शन के नीचे बताइएगा कैसा आज का सेशन लगा। और आपको ये नोट्स प्रोवाइड करना है, आप इसको जितना अच्छा से मैं पढ़ाया हूँ डिटेल में, इसको आप लोग एक जगह बनाकर दिखाइएगा। जिनका भी अच्छा रहेगा उनको मैं एक पुरस्कार भी आपके घर तक पहुंचवाऊंगा। ऐसा नहीं कि आपको लेने नहीं आना होगा, मैं आपको घर तक आपको पहुंचाऊंगा। हाँ, ये बीपीएससी का क्लास है। ये बीपीएससी 69वीं बीपीएससी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था, बिहार शिक्षक भर्ती। गलती से ये इवेंट जो है ना, ये बिहार एग्जाम बाई एग्जामपुर पे लग गया था। हमने बोला ना कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। चलिएगा, आज का सेशन को यहीं पे, जो भी लाइक नहीं किए हैं लाइक बटन को सर कहाँ पे भेजे नोट्स? नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज देना। टेलीग्राम चैनल पे आप भेज देना, वहां पे नोट्स बनाकर, चाहे आप अपना नंबर जो है मेंशन कर देना वहां कमेंट सेक्शन में। चलो, आज का सेशन को यहीं पे एंड करते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप लोगों को देखते रहना है बीपीएससी एग्जामपुर और बिहार एग्जाम बाई एग्जामपुर पे बिहार दरोगा, बिहार पुलिस की तैयारी आप लोग के लिए जो है निःशुल्क कराया जा रहा है। तो तब तक आप लोग को शुभ रात्रि और बढ़िया से सोइए। और अगले दिन उठकर पूरा जो है, कहीं ना कहीं कल रविवार है, तो रविवार को हम लोग पुनः जुड़ेंगे 7 बजे सुबह, जहां पे हम लोग करेंगे बेहतरीन सवालों को, जो कि आपको टेस्ट के तौर पे रहेगा। यानी कि पिछले सप्ताह में जितना पढ़े हम लोग, उसी का रिवीजन टेस्ट के तौर पे रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग देखते रहिए एग्जामपुर। जय बिहार।